नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीए 6 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2, जो कि सामान्य आहार का चिकित्सीय आहार में परिवर्तन। यूनिट नंबर 1 हमने बहुत अच्छे से वीडियो में कवर किया है, आप उसको जाके कृपया देखें। उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है कि जो सामान्य आहार होता है उसको चिकित्सीय आहार में क्यों बदला जाता है। आगे देखते हैं। विभिन्न रोगों में रोगी की अलग अलग स्थितियां होती हैं। सभी प्रकार के रोगों में एक ही जैसा पोषक तत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अलग अलग रोगों में अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। रोग के अनुसार ही सामान्य आहार में कुछ न कुछ परिवर्तन करना अनिवार्य होता है, कि रोग के हिसाब से हम परिवर्तन करते हैं। आहार में परिवर्तन के क्षेत्र के अनुसार ही रखे जाते हैं, क्योंकि कई रोगी की उपापचय क्रिया ठीक ढंग से नहीं होती है, तो उनको उसी हिसाब से आहार डिसाइड किया जाता है। वृक्क रोग में अतिरिक्त तरल और नमक को निष्कासित करने की क्षमता में कमी आ जाती है, तथा ज्वर की अवस्था में प्रोटीन का अधिक मात्रा में अपचय होने लगता है और ऊर्जा का उपापचय होता है। एलर्जी में तो जिन पदार्थों से एलर्जी होती है उन्हें हटा ही दिया जाता है। तो इस तरीके से सभी प्रकार के रोगों में अलग अलग पोषक तत्वों को समाहित किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रोगावस्था में सामान्य आहार का चिकित्सीय आहार में रूपांतरण निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे रोग की कोई अवस्था होती है तो जो सामान्य आहार होता है उसको चिकित्सीय आहार में हम किन किन तथ्यों पर रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे सादा तथा बिना मिर्च मसाले वाला आहार, अधिक रेशे वाला या कम रेशे वाला आहार, अधिक प्रोटीन या कम प्रोटीन युक्त आहार, अधिक वसा या कम वसा युक्त आहार, अधिक कार्बोज या कम कार्बोज, अधिक कैलोरी या कम कैलोरी तथा कम न्यूक्लियो प्रोटीन युक्त आहार। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम एक एक विस्तार में देखेंगे। सादा या बिना मिर्च मसाले वाला आहार, इसमें क्या है कि ऐसा आहार रोग की उस अवस्था में दिया जाता है जब शरीर में आमाशयिक स्राव को कम करने की आवश्यकता होती है, तभी उस अवस्था में सादा आहार या बिना मिर्च मसाले वाला आहार दिया जाता है। और भी इस प्रकार का जो आहार होता है वो जैसे अल्सर हो गया, आमाशय में घाव हो गया, डायरिया हो गया, कोलाइटिस की अवस्था में दिया जाता है। इसमें मिर्च मसाले, सुगंध और रेशों से रहित आहार तैयार किया जाता है। इस प्रकार का आहार रोगी को दिन में कई बार देना पड़ता है, जिससे पेट में कुछ न कुछ रहे। इस प्रकार के आहार में उबली नरम सब्जियां, नरम अनाज, चावल, नरम व ताज़े पके फल, दूध व दूध से बनी वस्तुएं जैसे पनीर, छेना, दही, कस्टर्ड, खीर, आइसक्रीम, आधे उबले अंडे इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो सादा या बिना मिर्च मसाले वाला आहार होता है उससे जो आमाशय से संबंधित समस्या होती है रोगी को, उसमें उसको वर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरीके का आहार दिया जाता है। अगला देखते हैं अधिक रेशे वाला या कम रेशे वाला आहार। इस प्रकार का आहार तीव्र डायरिया, पेचिस, आँखों के ऑपरेशन, कोलाइटिस आदि के रोगों में दिया जाता है। इस तरीके के आहार को दिन में 3 बार देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें भोजन की प्रकृति इस प्रकार से पूरी शरीर को अवशोषित हो जाए तथा आंतों में अवशिष्ट रूप में जमा ना हो। उसके बाद इस प्रकार के आहार में जैसे दूध हो गया, चाय, कॉफ़ी, फलों का रस, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं जैसे छना हुआ सब्जियों का सूप, ग्लूकोज, शक्कर का घोल, मट्ठा, और इसमें छेना, पनीर, कच्ची सब्जियां, रेशेदार, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जो कम रेशे वाला या अधिक रेशे वाला होता है। अब इसमें हम देखते हैं अधिक रेशे युक्त आहार। ऐसा आहार प्रायः कब्ज में बड़ी आंतों से पेशियों के कमज़ोर पड़ जाने की दशा में दिया जाता है, क्योंकि जो रेशा होता है उसका कार्य क्या होता है, आंतों की सफाई करना। जब हमारी आंतें कमज़ोर हो जाती है तो उस अवस्था में ज़्यादा मात्रा में रेशे युक्त आहार को दिया जाता है, ताकि जो भी आहार हम ग्रहण करें वह आसानी से पच जाए। इस आहार में उस भोज्य पदार्थों को लिया जाता है जिनमें बहुत अधिक रेशे पाए जाते हैं। इसमें सामान्य आहार के साथ साथ कच्ची या पकी रेशेदार सब्जियां, रेशेदार फल, अंकुरित अनाज एवं दालें,
चोकर सहित आटे की रोटियां बिना छने मिस्सी आटे के साथ दिया जाता है। उसके बाद नरम और साबुत अनाज जैसे चोकर रहित आटा, मैदा हो गया, मिठाई, अधिक मिर्च या खाद्य पदार्थ वर्जित रहे, क्योंकि ये सब आंतों की क्रियाशीलता में बाधित होते हैं। तो इस तरीके से अधिक रेशे युक्त टोटल वो आंतों की समस्या के लिए दिया जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं अधिक या कम प्रोटीन युक्त आहार। इसमें हम देखते हैं अधिक प्रोटीन युक्त आहार। इसमें हम देखते हैं अपर्याप्त प्रोटीन के सेवन से स्टोर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी शरीर के जल जाने पर, कोई बड़ी चोट लगने पर, तीव्र ज्वर की स्थिति में शरीर का BMR बढ़ जाता है। उपरोक्त सभी रोगावस्थाओं में आहार का मुख्य उद्देश्य शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना होता है। इस प्रकार आहार में प्रोटीन के साथ कार्बोज एवं वसा की मात्रा बढ़ाना होता है। तो इस तरीके से इसमें आप देख रहे हैं कि अधिक प्रोटीन युक्त आहार किस प्रकार के समस्या में दिया जाता है। जैसे व्यक्ति जल गया है, चोट लग गई है, तीव्र उसको ज्वर हुआ है, तो अधिक प्रोटीन युक्त जैसे दे सकते हैं हम दाल हो गया, दलिया हो गया, सोयाबीन, दूध एवं दूध से बनी चीज़ें जैसे दही, पनीर, छेना, कस्टर्ड, आइसक्रीम इत्यादि को दिया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं कम प्रोटीन युक्त आहार। कम प्रोटीन युक्त आहार किस में दिया जाता है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दीर्घ यूरेमिया, पीलिया वायरस, हिपेटिक कोमा आदि रोगों में दिया जाता है। ये सब ऐसी समस्या होती हैं जिसमें प्रोटीन की कम आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाता है तो वो समस्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इन सभी रोगों में 20 से 60 ग्राम प्रोटीन एवं उच्च कार्बोज युक्त व सोडियम पोटेशियम रहित आहार देना चाहिए। इसमें कुछ खाद्य पदार्थ वर्जित रखने चाहिए, विशेषकर जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, जैसे पशुजन्य खाद्य पदार्थ। पशुजन्य में हो गया मांस, मछली, अंडा। अधिक मात्रा में अनाज, दालें, सूखे मेवे आदि को वर्जित कर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन सब पोषक तत्वों में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद हम देखते हैं अधिक वसा या कम वसा युक्त आहार। अधिक वसा युक्त आहार ऐसे आहार का आयोजन एसिडोसिस को उत्पन्न करने तथा छोटे बच्चों में मूर्छा रोगों को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 1 ग्राम प्रति केजी शारीरिक वजन के अनुसार देना चाहिए, जबकि कार्बोज 30 ग्राम से अधिक नहीं खाना चाहिए। प्रोटीन की क्या मात्रा होती है, जैसे जो व्यक्ति जितने केजी का होता है उतना ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति 50 केजी का है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन लेना होता है। इस प्रकार के आहार में ऐसे भोज्य पदार्थों का समावेश होना चाहिए जिसमें वसा की मात्रा अधिक हो। वसा की मात्रा किस में अधिक होती है, जितने भी चिकनाई वाली चीज़ होते हैं जैसे मलाई, मक्खन, तेल, घी, पनीर, फल आदि। उसके बाद है कम वसा युक्त आहार, जैसे मोटापा हो गया, हृदय से संबंधित रोग हो गया, बीपी हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ये भी हृदय से संबंधित रोग है, तथा यकृत से संबंधित सभी बीमारियों में इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को वसा कम कर दिया जाता है। उक्त सभी रोगों में संतृप्त वसा अम्लों की मात्रा को कम करके दिया जा सकता है। इसमें सोयाबीन या बिनौलों के तेल के सेवन को बढ़ाया जाता है। वसा के आधिक्य के कारण ही मक्खन, दही, डालडा, मलाई वाला दूध, पनीर तथा अधिक वसा युक्त अन्य सभी भोज्य पदार्थों को नहीं दिया जाना चाहिए। और ये आपको एक बात ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि आहार में वसा की कम मात्रा लेने से वसा में जो घुलनशील विटामिन होती हैं उसकी कमी हो जाएगी। क्योंकि विटामिन 2 प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, A, D, E, K। तो अगर वसा की मात्रा हम कम लेंगे तो ये चारों विटामिनों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। अतः मल्टीविटामिन की एक गोली प्रत्येक दिन लेनी चाहिए। मल्टीविटामिन की गोली क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि हम वसा की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो उपरोक्त सभी बीमारियां हो जाएंगी, और वसा की मात्रा कम लेंगे तो उसमें जो घुलनशील विटामिन है वो हमको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि मल्टीविटामिन की एक गोली खाने से जो विटामिन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है।
उसके बाद देखते हैं अधिक कार्बोहाइड्रेट या कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार। सबसे पहले देखेंगे अधिक कार्बोज युक्त। इसमें क्या हो गया, जैसे गर्भावस्था की विषाक्तता, यकृत, एडिशन के रोगों में दिया जाता है, जिसमें शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो सके। इस प्रकार के आहार में ग्लूकोज हो गया, शरबत, जैम, जेली, मुरब्बे, महीन अनाज तथा साधारण स्टार्च युक्त पुडिंग हो गया, उच्च कार्बोज युक्त फल व सब्जियां, दूध आदि शामिल करना चाहिए। उसके बाद कम कार्बोज युक्त देखते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, इंसुलिन की अधिकता जन्य रोग, मोटापा एवं मूर्छा की अवस्था में कार्बोज की मात्रा को कम कर देना चाहिए। इन सभी रोगावस्थाओं के आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देनी चाहिए। जिसमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता हो उसको वर्जित कर देना चाहिए, जैसे अनाज हो गया, सब्जी, कंदमूल, शक्कर, आइसक्रीम आदि। उसके बाद हम देखते हैं अधिक कैलोरी तथा कम कैलोरी युक्त आहार। जैसे इस प्रकार का आहार ज्वर, थायराइड, तेज रोग से ठीक होने के बाद कुपोषण की स्थिति में स्वास्थ्य लाभ करते समय रोगी का वजन बढ़ाने के लिए ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसमें हम ज़्यादा कैलोरी दे सकते हैं। इसके लिए आहार में उच्च कार्बोहाइड्रेट व उच्च वसा युक्त पदार्थों को शामिल करना चाहिए, जिससे पूरे आहार का ऊर्जा मूल्य बढ़ सके। इसके लिए क्या देना चाहिए, जैसे शक्कर, गुड़, मिठाई तथा सभी प्रकार के अनाज, आलू, मक्खन, मलाई, पनीर आदि अधिक मात्रा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो कैलोरीज होती हैं इस आहार के प्रत्येक दिन की आवश्यकता की तुलना में लगभग 500 किलो कैलोरी अधिक मिलनी चाहिए। जैसे साधारण अवस्था में हम जो है 2000 से लेकर के 2500 तक की लेते हैं, तो जो इस अवस्था होती है, ये जो ऊपर हो गया ज्वर हो गया, थायराइड हो गया, इसमें सब में 500 किलो कैलोरी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद हम प्रोटीन देखते हैं। आवश्यकता के अनुसार 50% प्रोटीन प्राप्त अधिक होनी चाहिए, जैसे विटामिन तथा खनिज लवण हो गया। उच्च कैलोरी युक्त आहारों में विभिन्न विटामिन एवं खनिज पदार्थों की मात्रा प्रायः पर्याप्त रूप में रहती है। फिर भी इस प्रकार के आहार के साथ पूरक के लिए मल्टीविटामिन की एक गोली देनी चाहिए, क्योंकि विटामिन ऐसा पोषक तत्व होता है जो किसी न किसी चीज़ में कोई न कोई विटामिन प्राप्त होती ही है, लेकिन फिर भी रोगों से रक्षा के लिए हमें मल्टीविटामिन की गोली खानी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कम न्यूक्लियर प्रोटीन युक्त आहार। इस प्रकार का आहार शरीर के सूजन कम करने के लिए दिया जाता है। जैसे शरीर में सूजन कई रोग से हो जाते हैं, जैसे वृक्क के रोग, हृदय रोगों में, बीपी में संबंधित रोगों में, विशेषकर उच्च रक्तचाप की स्थिति में, यकृत के रोगों में तथा गर्भकाल की विषाक्तता में कम सोडियम वाला आहार दिया जाता है। इस तरह के आहार द्वारा प्रथम रोगी को 500 mg तक सोडियम दिया जाता है। तो जो कम न्यूक्लियो प्रोटीन युक्त आहार होता है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मोटापा को या शरीर की सूजन को कम किया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं अस्पताल के प्रयोग में आने वाली डाइट। जो अस्पताल में व्यक्ति होते हैं, रोगी होते हैं, उनके लिए किस तरीके का आहार देना चाहिए। अब इसको रोक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, भोजन का प्रकार है, किस स्थिति में प्रयुक्त किया गया है, भोजन की रचना और सम्मिलित किए जाने वाले तथा वर्जित भोजन की लिस्ट इसमें बताई गई है। अब इसको देख लेंगे। जैसे ये नरम भोजन हो गया, तरल आहार हो गया, उसके बाद हो गया ट्यूब द्वारा भोजन जो दिया जाता है वो हो गया, अत्यंत कम रफेज मतलब होता है रेशा वाला भोजन, उसके बाद मिर्च मसाले रहित सादा भोजन हो गया, उच्च रेशेदार भोजन हो गया, उसके बाद उच्च कैलोरी युक्त हो गया, निम्न कैलोरी युक्त आहार हो गया, उच्च प्रोटीन एवं सोडियम, निम्न रेशा, उसके बाद निम्न प्रोटीन युक्त भोजन, उसके बाद उच्च कार्बोज का आहार, निम्न कार्बोज का आहार। इस तरीके से आप इसको रोक करके ज़रूर पढ़ें। उसके बाद उच्च वसायुक्त भोजन, निम्न वसायुक्त भोजन,
कम सोडियम युक्त भोजन, कैल्शियम और फास्फोरस रहित भोजन, प्यूरिन रहित भोजन, गलेक्टोज रहित भोजन। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।